मेरी उम्र इस वक्त 60 साल है। उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचने के बाद भी वो घटना मैं चाह कर भी नहीं भूल पाता हूँ। ये बात उस दौर की है जब मैं जवान और तंदुरुस्त व्यक्ति था। मैं एक बेहद गरीब परिवार से था। जैसे तैसे इधर उधर से कर्जा लेकर मेरे पिता ने मुझे पढ़ाया था। पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद मैं शहर में दिन भर नौकरी के लिए खाक छानता फिरता था। आखिरकार मेरी मेहनत रंग लाई। मुझे दूसरे शहर से एक नौकरी का ऑफर आया। नौकरी अकाउंटेंट की थी। मुझे अगले दिन ही ड्यूटी ज्वाइन करने को बोला गया था, मगर मेरे सामने सवाल था कि इतनी जल्दी दूसरे शहर में रहने की व्यवस्था कहाँ से बनेगी। लेकिन मैं किसी भी कीमत पर वो नौकरी जाने देना नहीं चाहता था। मेरे पड़ोसी नितिन ने मुझे बताया कि उस शहर में काला चौक नाम की एक जगह है जहाँ एक घर खाली पड़ा है। वो एडवांस नहीं लेते हैं और किराया भी बहुत कम लेते हैं। वो घर किसी जगमोहन नाम के आदमी का है। नितिन ने मुझे ये भी बताया कि जिस जगह पर तुम्हारी नौकरी लगी है उस जगह से काला चौक मुश्किल से 3 या 4 किलोमीटर ही दूर है, तो तुम्हें आने जाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और 5 किलोमीटर तक का फासला तो मैं पैदल चलकर भी तय कर लेता था। मैं दोपहर में ही बस पकड़कर उस शहर के लिए रवाना हो गया। मैंने बस के ड्राइवर को बोल दिया कि मुझे काला चौक के पास वाले बस स्टैंड पर उतार देना। रात के करीब 1 बजे बस ने मुझे शहर की आबादी से थोड़ी दूर एक सुनसान बस स्टैंड पर छोड़ दिया, जहाँ से मुझे सिर्फ कुत्तों के अलावा कोई इंसान तो नज़र ही नहीं आ रहा था। मैं आंख फाड़ फाड़ कर किसी इंसान को तलाशने लगा। जनवरी का महीना था। हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही थी। उस रात ठंड कुछ ज़्यादा ही थी। शायद कुछ देर पहले ही वहाँ पर बारिश हो चुकी थी। तभी मेरी नज़र एक आदमी पर पड़ी जो साइकिल से बड़ी तेज़ी से वहाँ से निकला और फिर चलता जा रहा था। मैं भागता हुआ उस आदमी के पास गया। वो आदमी मुझे गौर से देखने लगा और बोला, लगता है किसी दूसरे शहर से आए हैं साहब, कहाँ जाना है आपको? इस पर मैंने कहा, यहाँ पर दूर दूर तक ऑटो रिक्शा नज़र नहीं आ रही है। शुक्र मनाओ बाबूजी कि आपको मैं नज़र आ गया। वो क्या है ना कि ये एरिया शहर की आबादी से थोड़ा अलग है, इसलिए यहाँ शाम के बाद ऑटो रिक्शा नहीं मिलता। वैसे आपको जाना कहाँ है? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये काला चौक कहाँ है और कितनी दूर है? काला चौक का नाम सुनते ही वो आदमी जो कुछ देर पहले मुस्कुराकर मेरी ओर देख रहा था, अचानक उसके होठों पर मुस्कुराहट की जगह गंभीरता ने जन्म ले लिया। मैंने देखा कि उसका चेहरा दहशत और खौफ से पीला पड़ गया। कड़कड़ाती हुई ठंड में उसके माथे पर अचानक पसीने की बूंदें टपकने लगी। उसने हकलाते हुए मेरी ओर देखकर कहा, काला चौक? रात के इस वक्त क्या काम है वहाँ पर? मैंने उस आदमी को कुछ ही सेकंड्स में अपनी पूरी मजबूरी बता दी। मेरी बात सुनकर जो आदमी कुछ देर तक खामोश रहा और मेरी ओर देखकर बोला, वो सामने से दाईं ओर की तरफ का वो जो रोड देख रहे हो, उस रास्ते पर 5 किलोमीटर दूर काला चौक है, मगर इस वक्त आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। वैसे मेरी एक सलाह मानिए तो वहाँ पर किराए का मकान ना ही लें तो बेहतर है। इतना कहकर वो व्यक्ति बड़ी फुर्ती से साइकिल से वहाँ से निकल गया। मैं उसे जाता हुआ देखता रहा। उस वक्त मेरी समझ में नहीं आया कि आखिर वो आदमी
काला चौक का नाम सुनकर इतना घबरा क्यों गया। लेकिन मुझे सुबह ड्यूटी ज्वाइन करनी थी और रात का 1 बज चुका था। मेरे शरीर में सफ़र की थकान हावी होने लगी थी और ऊपर से कड़कड़ाती हुई ठंड ने मुझे अंदर तक तोड़ कर रख दिया था। मुझे इस वक्त आराम की सख्त ज़रूरत थी। मैं समझ गया कि रात में यहाँ पर कोई भी सवारी नहीं मिलेगी, इसलिए मैंने वहाँ से पैदल ही जाने का फ़ैसला किया, क्योंकि 5 किलोमीटर का फासला मैं आधे घंटे में ही पूरा कर लेता था। मैं वहाँ से पैदल ही काला चौक के लिए चल पड़ा। मैंने देखा रात के वक्त काला चौक की ओर जाने वाला रास्ता सन्नाटे और वीराने से भरा हुआ था। वहाँ पर आबादी का कोई नामो निशान मुझे दिखाई नहीं दिया। ये देखकर मुझे बड़ी ही हैरत हुई। चलते चलते हुए मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं अकेला किसी जंगल की ओर चला जा रहा हूँ। तभी दूर मुझे लालटेन की रोशनी जलती हुई नजर आई। रात के सन्नाटे में उस लालटेन की रोशनी को देखकर मुझे थोड़ी राहत मिली। मैंने अपने कदम और ज़्यादा तेज कर दिए, लेकिन कुछ ही पल में मेरी ये खुशी हैरत गायब हो गई, क्योंकि मैंने देखा कि वो एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान था जिसके गेट के बाहर लालटेन जल रहे थे। वहाँ के आसपास लंबे लंबे पेड़ के साए बड़ी ही भयानक आकृतियाँ बना रहे थे। हवा ने अपना रुख तेज कर दिया था। मैं तेज तेज कदमों से फिर से चल पड़ा। कुछ ही देर के बाद मुझे कुछ दूर से एक बड़ा मकान नज़र आया, जिसके गेट के बाहर एक 100 वॉट का बल्ब जल रहा था। मैं समझ गया कि जिस आदमी ने मुझे काला चौक में बने हुए मकान के बारे में बताया था, शायद ये वही मकान है। कुछ ही देर में मैं उस बड़े से मकान के बाहर खड़ा हुआ था। मैंने देखा वो मकान बहुत पुराना बना हुआ मालूम होता था। रात के 2 बजे मैं खड़ा हुआ यही सोच रहा था कि उस मकान में लगी हुई बेल बजाऊं या नहीं। वहाँ आसपास चारों ओर एक अजीब सी मनहूसियत छाई हुई थी। एक पल को मेरे दिल में आया कि वहाँ से उल्टे कदम वापस लौट जाऊं, लेकिन फिर अचानक मेरे मन में नौकरी का ख्याल आया और परिवार की करीबी सामने आ गई। ऊपर से मेरा शरीर बुरी तरह से थका हुआ था। मेरे पैर अब दर्द कर रहे थे। मैं अपनी उंगली बेल पर रखने ही वाला था कि तभी मुझे किसी की करकराहट भरी आवाज़ सुनाई दी। पता नहीं उस आवाज़ में ऐसा क्या था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं फुर्ती से 2 कदम पीछे हट गया और पीछे की ओर देखने लगा। मैंने देखा एक काला साया मेरी ओर बढ़ता हुआ आ रहा था। कुछ ही पलों में वो मेरे सामने खड़ा हुआ था। उसे देखकर मेरी आंखें दहशत से फटी की फटी रह गईं। वो एक बहुत बड़ा साइज का बिल्ला था। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा बिल्ला कभी नहीं देखा था। उसकी आंखें बड़ी ही अजीब सी थी। ऐसा लग रहा था मानो उसकी आंखों के अंदर से रोशनी फूट रही हो। वो मुझे खा जाने वाली नज़रों से देखने लगा। मैं डरा सहमा अभी वहाँ खड़ा ही था कि तभी मैंने जो देखा वो देखकर मेरे होश उड़ गए। वो बिल्ला एकदम से बड़ा होने लगा। उसकी आंखें एकदम से लाल चमकने लगी। मैं समझ गया कि ये कोई बिल्ला नहीं बल्कि ये कुछ और ही है। मैं ज़ोर ज़ोर से घर का दरवाज़ा पीटने लगा और बेल दबाने लगा, मगर वो बिल्ला लगातार और बड़ा होता जा रहा था और मेरे करीब आता जा रहा था। इतने में ही सामने किसी ने दरवाज़ा खोला। मैंने सामने देखा तो एक आदमी था। शायद वो आधी नींद में था।
मैंने उस आदमी से कहा, मुझे 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 बचा लीजिए, ये बिल्ला। इस पर उस आदमी ने मेरे पीछे देखा। मैंने पीछे पलट कर देखा तो वहां अब कुछ भी नहीं था। उस आदमी ने एक नज़र मेरी ओर देखा और फिर मुझे अंदर आने को कहा। मैं घर के अंदर पहुंचा तो उस आदमी ने बताया कि वो उस घर का मालिक है। उसने बताया कि इतनी रात का यहाँ आना मेरा सुरक्षित नहीं था और रात में यहाँ पर कई सारी अजीब अजीब घटनाएं होती हैं। मैंने उस घर को करीब 1 या 2 हफ्तों के लिए ही किराए पर लिया। इन 2 हफ्तों में मेरे साथ कई अजीब घटनाएं हुई। घर के बाहर कई सारी आकृतियां नजर आई। जब मैं पूरी तरह से सेटल हो गया तो मैंने वो घर छोड़ दिया और फिर अपने ऑफिस के नज़दीक ही एक घर किराए पर ले लिया। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। रात के करीब 10 बज रहे थे। एक बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे बड़ा सा चबूतरा था जिस पर कुछ बच्चे जिनकी उम्र 15 से 16 के आसपास की थी वो आराम से बैठे हुए थे और उन्हीं के पास एक 60 साल की बुजुर्ग महिला भी बैठी हुई थी। तभी उन बच्चों में से एक बच्चा बोला, काकी काकी, आज एक भूतिया कहानी सुनाइए ना, काफ़ी दिन हो गए आपने नहीं सुनाया। उस बच्चे की यह बात सुनकर सभी बच्चों के मन में खुशी की लहर दौड़ गई और वो लोग भी जिद करने लगे और कहने लगे कहानी सुनाने को। तभी उस बूढ़ी काकी ने उन सबको शांत कराते हुए कहा, अच्छा ठीक है बच्चों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी डरावनी कहानी सुनाती हूँ जिसे सुनकर तुम दोबारा कभी कहानी सुनने नहीं बोलोगे। ये कहते हुए उन्होंने सबको एक नज़र से देखा और फिर हल्की मुस्कुरा उठी क्योंकि सभी बच्चे खुशी से अपने चेहरे पर दोनों हाथ टिकाए बैठ गए थे। रात के 2 बज रहे थे। चंद्र नाम का एक लड़का जिसकी उम्र करीब 21 साल के आसपास की थी, वो अपने घर में चारपाई पर बड़ी ही आराम से सो रहा था। तभी ना जाने कहां से घर में चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। रोने की आवाज़ें इतनी भयानक थी कि उस आवाज़ से चंद्र की नींद टूट गई और वो घबरा गया। जल्दी से उठकर दरवाजे के पास आया। उसने बिना देरी किए दरवाजे को खोला और बाहर देखा तो दूर एक घर में लाइट जल रहे थे और उस घर के बाहर कई लोगों की भीड़ जमा थी, जिसे देखकर चंद्र पसीने से तरबतर होने लगा। उसने अपने माथे पर से अपने पसीने को हाथों से साफ किया और घबराते हुए उसके कदम अपने आप ही उस घर की ओर बढ़ गए। इधर इस घर में 4 लोग जो एक चादर से लिपटे हुए शख्स के पास बैठकर रोए जा रहे थे। वो शख्स उस चादर से पूरी तरह ढका हुआ था। बाहर बहुत से लोगों की भीड़ जमा थी। कई लोग इस घर के सदस्यों को शांत करा रहे थे। कुछ स्त्रियां आपस में आज की हुई घटना के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे। तभी चंद्र अपने धीरे धीरे कदमों से चलते हुए उस घर के पास पहुंचा। उसके कदम अब थमने लगे थे और उसकी धड़कनें भी बढ़ चुकी थे और अपने आप को वो रोक ना सका। उसने भीड़ को चीरते हुए जब घर के दहलीज पर कदम रखा तो सुन्न रह गया। उसने देखा सामने एक शख्स चादर ओढ़े हुए जमीन पर शांत लेटा हुआ था और पास ही में एक महिला जिसके बाल और कपड़े अस्त व्यस्त हो गए थे और आंखों से बेतहाशा आंसू बह रहे थे। चंद्र वहीं बैठ गया और उसने धीरे से
जब चादर हटाया तो सामने एक ऐसे शख्स का चेहरा दिखा जिससे उसका मुंह खुला का खुला रह गया और वो पीछे लड़खड़ा गया। उसकी आंखों को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये क्या हो गया, क्योंकि उसके सामने उसकी दोस्त यानी कि चित्रा की भयानक तरीके से मौत हुई पड़ी थी और वो मौत उसकी आंखों में खंजर घोंपने की वजह से हुई थी। चंद्र वहां से उल्टे पांव भाग आया। उसकी आंखों में डर और खौफ साफ साफ दिख रहा था। रात भर चंद्र को नींद नहीं आई। वो ना तो सही से लेट पा रहा था और ना ही सो पा रहा था। वो बस करवटें बदलते जा रहा था। अभी तक वो यही नहीं जान पाया था कि चित्रा की मौत अचानक से हुई तो हुई कैसे। सुबह के 6 बज चुके थे। चित्रा की लाश को कंधे पर उठाया गया और कुछ देर बाद उसकी लाश शमशान घाट पर पहुंच गई। शमशान घाट पर पहुंचते ही उन लोगों ने चित्रा की लाश को जमीन पर लिटाने लगे। उसी शमशान घाट से थोड़ी दूरी पर एक गहरा काला कुआं था जो सालों से सूखा पड़ा था और उसके बगल में एक बड़ा सा सूखा पेड़ भी था जिसकी डाल कुएं के ऊपर लहराती रहती थी। उन लोगों ने जैसे ही लाश को उठाकर चिता पर रखा तभी अचानक से मौसम ने अपना रुख बदलना शुरू कर दिया। तेज हवाओं के साथ साथ तूफान भी खड़ा हो गया। चारों तरफ धूल उड़ने लगी जिससे उन लोगों के हाथों से लाश छूटकर जमीन पर गिर गई और उसके ऊपर से चादर हवा में उड़ गई। इधर चंद्र को अजीब सी बेचैनी हो रहे थे। वो वहां से उठा और चुपचाप शमशान घाट की तरफ चल दिया। आज उसे एक शख्स से मिलना था और पता लगाना था कि आखिर ये सब हुआ तो हुआ कैसे। यही सब सोचकर वो उससे मिलने चल दिया। इधर जो लोग शमशान घाट पर गए थे उनका खड़ा रहना हद से ज़्यादा मुश्किल हो रहा था क्योंकि तूफानी हवाएं इस तरह आतंक मचा रहे थे कि उनका रुकना संभव नहीं लग रहा था। वो लोग एक जगह इकट्ठा होकर एक दूसरे को पकड़े हुए खड़े थे। तभी वहां पर एक तांत्रिक बाबा जिनके लंबे लंबे बाल, लंबी दाढ़ी, हाथ में लिए तांबे का कमंडल लिए वो आ चुके थे और तूफानी हवाओं को देखकर आश्चर्य में पड़ चुके थे। उन हवाओं को देखते हुए वो उन लोगों के पास आए और तेज और गहरी आवाज में बोले, सर्वनाश, घोर पाप, वो आ गई है। वो सालों से तपस्या कर रहे थे और आज उसकी तपस्या पूरी हो गई। अब वो किसी को नहीं छोड़ेगी, सबका अंत निश्चित है। उस बाबा की बात सुनकर सभी लोग चौंक गए और घबराते हुए बोले, ये क्या कह रहे हैं बाबा? कौन आ गई है जिसकी तपस्या पूरी हो गई? जिसे कुछ सालों पहले तुम्हारे ही गांव के कुछ लोगों ने जिंदा मौत के घाट उतार दिया था और उसे मारकर उस कुएं में फेंक दिया, वही आ गई है। तांत्रिक ने उन हवाओं को घूरते हुए बोला। तभी चंद्र वहां पहुंच गया और जब उसने सामने का नज़ारा देखा तो उसके होश उड़ गए क्योंकि सामने एक बहुत बड़ा बवंडर जो तेज रफ्तार से उसकी तरफ पड़ता हुआ चला रहा था। अब क्या होगा बाबा? अब हम लोग कैसे बचेंगे? अब कोई रास्ता बताइए। सभी लोगों ने एक साथ कहा। तभी उन लोगों की नज़र चित्रा की लाश पर गई। जहां उन लोगों ने लाश को गिराया था वहां से लाश अब गायब हो चुकी थी, जिसे देखकर वो लोग और भी ज्यादा घबरा गए। तभी तूफानी हवाएं धीरे धीरे शांत होने लगी और सब पहले जैसा होने लगा, जिसे देखकर वो लोग भी सोच में पड़ गए। इधर चंद्र भी
अपनी आंखें तेजी से बंद कर लिया था। जब बवंडर उसके काफी नजदीक आ गया था तभी कुछ ऐसा हुआ कि बवंडर वहां से गायब हो गया और सब चीजें पहले के जैसे सामान्य हो गई। इधर चित्रा की लाश वो गायब हो चुके थे, उसका अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाए थे और ये सब हो गया। तभी चंद्र चलते हुए उन लोगों के पास पहुंचा और सामने तांत्रिक को प्रणाम किया, जिसे देखकर तांत्रिक को ना जाने कुछ आभास हुआ और उसने तुरंत पूछा, तुम चंद्रकला के बेटे हो ना चंद्र? हाँ हाँ महाराज, मैं चंद्र ही हूँ। आप मुझे कैसे जानते हैं? चंद्र ने आश्चर्य से उनकी तरफ देखते हुए पूछा, बेटा तुम जब 10 साल के थे ना तो चंद्रकला जी तुमको एक बार मेरे पास लेकर आए थे और तुम्हारी कुंडली देखने के लिए कहा था। मैंने उन्हें बताया था कि तुम्हारी कुंडली किसी ऐसी स्त्री से जुड़ी हुई है जो इस धरती पर जिंदा ही नहीं है और तुम जिसे भी प्रेम करोगे वो या तो पागल हो जाएगी या फिर उसकी मौत हो जाएगी। इतना कहकर तांत्रिक ने चंद्र का हाथ पकड़ा और भीड़ से दूर करते हुए कहा, बेटा ये चित्रा, ये उसी का काम है। चित्रा तुमसे प्यार करने लगी थी और ये वो समझ गई और फिर उसके बाद तो तुम जानते ही हो। ये सुनकर चंद्र के तो जैसे होश ही उड़ गए। चंद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, मगर वो इतना ज़रूर समझ गया था कि ये जो कुछ भी है ये सब उसी से जुड़ा हुआ है। तभी चंद्र ने तांत्रिक को कहा, बाबा तो फिर इसका उपाय क्या है? ऐसे तो फिर मैं अब क्या कर सकता हूँ इसमें? तो इस पर तांत्रिक ने चंद्र की ओर बड़ी ही गौर से देखा और फिर कहा, एक रास्ता है बेटा, मगर थोड़ा मुश्किल है। इस पर चंद्र ने कहा, अब कुछ नहीं करने से बढ़िया तो मुश्किल रास्ता ही है। आप बस बताइए क्या करना है, मैं वो कर दूंगा। जिसके बाद बाबा ने चंद्र को बताना शुरू किया, तुम्हें मेरे साथ एक यज्ञ में बैठना होगा। मैं उस शैतानी शक्ति को बुलाऊंगा, तुम्हें उससे बात करनी होगी, मगर मैं तुम्हें एक खंजर दूंगा जो कि सिर्फ उसी पर काम करेगा और तुम्हें ही वो खंजर उसके सीने में उतारना होगा, तभी ये सब खत्म होगा, वरना ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। ये सुनकर चंद्र कुछ देर सोच में पड़ गया, मगर उसके पास कोई और चारा भी नहीं था, इसलिए वो राजी हो गया। तांत्रिक ने कहा कि यज्ञ अमावस की रात को होगा। वैसे ही ठीक अमावस की रात आई और फिर तांत्रिक और चंद्र यज्ञ करने बैठ गए। चंद्र एक गोल घेरे के अंदर बैठा हुआ था। जैसा कि तांत्रिक ने कहा था, ठीक वैसे ही उसने उस शैतानी शक्ति को बुला ही लिया। चंद्र ने देखा कि वो शक्ति, वो जो कुछ भी थे, बहुत ही खूबसूरत थे। वो जैसे जैसे चंद्र के करीब आ रहे थे, चंद्र की धड़कनें और भी तेज होती जा रहे थे, मगर अंदर ही अंदर उसकी आंखों के सामने बस चित्रा का चेहरा आ रहा था। वो जानता था कि उसे क्या करना है। वो शैतानी शक्ति एकदम से चंद्र के करीब आई और तभी चंद्र ने अपने पीछे से वो खंजर निकालकर सीधे उसके सीने में घोंप दिया। ऐसा करते ही वो शैतानी शक्ति एकदम से पीछे को हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने चंद्र की ओर बड़ी ही अजीब नज़रों से देखा और फिर एकदम से हवा में जैसे धुआं हो गई, काला धुआं। ये देखकर चंद्र के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था।
कि अभी अभी उसने क्या किया। जिसके बाद वो वहाँ से अपने घर आया और उस दिन के बाद से सब कुछ सही हो गया।